बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन क्लियर है? इसका फीडबैक दें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी पिछली सीरीज़ थी, इसमें मैंने आपको बताया कि कंपनीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं। और पिछले वीकेंड में हमने ये सीखा कि एससीसीपी से अगर कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और फिर मैंने आपको बोला था कि आप लोग जो होंगे कंपनीज़ इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017 की, वो खुद देखेंगे, क्योंकि उन रेगुलेशंस में उन्होंने डिटेल में बताया कि कौन से कंपनी के नाम आप नहीं रख सकते और एक कंपनी को बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो ये जो एक्ट है, इसमें आपको जनरल गाइडलाइन मिलेगी कि आप कौन सा नेम जो है वो रख सकते हैं। तो कंपनी रखने से पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी बनाने से पहले आपने पहले अपना नेम जो है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद डेयर आफ्टर 60 डेज़ के अंदर अंदर आपने नेम अप्रूव करवाने के बाद आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट फुलफ़िल करना होता है, जिसे मेमोरेंडम कहते हैं। और देन मैंने आपको समझाया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। ये हमारी डिटेल में पुरानी बातें हो चुकी हैं पिछले हफ्ते, और कौन सी कंपनी कौन सा मेमोरेंडम या आर्टिकल फुलफ़िल करेगी। तो पिछले हफ्ते हमने कंप्लीट किया था, आई थिंक सो, हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस थी जो भी थी हमने वो कंप्लीट की थी। और दिस टाइम हमने आई थिंक सो एनजीओज भी कवर कर ली थी सेक्शन नंबर 42 के अंदर। एनजीओज और इनका लाइसेंस, जी। और हमने अब यहाँ से स्टार्ट करना है। देखें आज का हमारा टॉपिक क्या है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, आफ्टर, ठीक है, लेक्चर के एंड पे बताऊंगा आपको आपने व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। अब मुझे सीक्वेंस बनाने दे। अगर आवाज़ का कोई इशू हुआ, अगर आवाज़ का कोई इशू हुआ तो आप में एक पर्सन जो है मुझे मैसेज कर देगा, वॉइस का या स्क्रीन का। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, हमने पिछले सीरीज़ में हमें पता चल गया कि कंपनी जो है वो कैसे रजिस्टर करवानी है। अगर हमने प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है कि मेमोरेंडम जो है उसको फिल करें, आर्टिकल को फिल करें और रजिस्ट्रेशन करवा लें। देयर आफ्टर अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपकी एक कंपनी बन जाती है, आप उस कंपनी को, लॉ में प्रोविजंस मौजूद हैं कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वर्सा वर्सा, कि आप पब्लिक से प्राइवेट में भी आ सकते हैं। याद रखें, जब भी आप सीक्वेंस जो है, सिंगल मेंबर कंपनी चेंज होगी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी होगी पब्लिक में, और पब्लिक ने लिस्टिंग करवानी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी अगर वो कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट में और प्राइवेट कन्वर्ट हो रही है पब्लिक में, तो जस्ट ये क्या करेंगे, ये जस्ट लॉ ने कहा कि ये जस्ट एक रेजोल्यूशन पास करें, एक रेजोल्यूशन पास करें और अपने आर्टिकल और मेमोरेंडम को चेंज कर लें खुद ही। अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, डाउन से अपवर्ड जाने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर एक पब्लिक कंपनी वो चाहती है कि वो प्राइवेट कंपनी बन जाए और प्राइवेट कंपनी चाहती है एसएमसी बन जाए, तो इनके लिए रेजोल्यूशन की तो ज़रूरत है, उसके बाद इनको अप्रूवल की भी ज़रूरत है। तो ये एक सीक्वेंस याद रख लेना। तो लॉ ने बताया कि एक पब्लिक कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में। जैसे ये है, उन्होंने कहा जी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक को प्राइवेट में जाने के लिए अप्रूवल चाहिए कमीशन की। आपको एससीसीपी की अप्रूवल चाहिए इन राइटिंग। और इसके बाद आप क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन,
एक स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी ये पास होगी, तो वो क्या करे, अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड कर ले। अब पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में मैंने आपको सिखाया था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी सारा अपना आर्टिकल वैसे ही बनाती हैं जैसे बनना होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो मेरे साथ शुरू से हैं या जो थे जो है वो लेक्चर ले चुके हैं, उनको पता है कि प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में LRP की प्रोविजन डालनी होती है। अगर एक पब्लिक कंपनी कमीशन की इजाज़त ले ले और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, तो वो अपने आर्टिकल में वही सारी प्रोविजन ऐड कर लेती है डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी की। वो अपने आर्टिकल में LRP की प्रोविजन यूज़ कर लेती है। वो अपने मेंबर्स जो होते हैं उनको लिमिट कर लेती है अप टू 50 तक। अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो 50 मेंबर्स तक वो लिमिट हो जाती है, और अगर कम मेंबर हैं तो वो खैरियत होती है, क्योंकि LRP में अप टू लिमिट होती है 50 की। तो उन्होंने कहा जी एक पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट कंपनी में अगर वो कमीशन की इजाज़त दे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और अपने अमेंड करे साथ ही अपने आर्टिकल्स को और मेमोरेंडम को इन सच अ मैनर दैट दे इंक्लूड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्राइवेट कंपनी इन द आर्टिकल कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड। If the commission is satisfied, the company is entitled to so converted. Such conversion shall be allowed by an order. तो कहा जब भी कंपनी कमीशन की इजाज़त लेगी, कमीशन अगर सेटिस्फाई हुआ कि काम ठीक है, तो उसको बाय एन ऑर्डर अप्रूव कर देगा। कॉपी ऑफ द ऑर्डर ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कमीशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द कंपनी। जो SCCP का ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स हुआ, जो ये अप्रूवल दे रहा है, वो कॉपी फराम करेगा कंपनी को। एंड टू द रिलेटिव रजिस्ट्रार, और उस रजिस्ट्रार को भी कॉपी दी जाएगी जिसने SCCP में जो रजिस्ट्रार था ना, जिसने कंपनी को अप्रूव किया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था, अपनी स्टैंप लगवाई थी। विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर कंपनी ने क्या करना होता है, फिर देयर आफ्टर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, और कॉपी जो होती है मेमोरेंडम की और आर्टिकल की जो अल्टर होती है, जो चेंज करते हैं, वो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं। और जब ये फाइलिंग हो जाती है तो रजिस्ट्रार उनको सेम को इंटर कर लेता है, और जो कंपनी के आर्टिकल हैं और मेमोरेंडम हैं वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ तक एक लॉ ने सीक्वेंस दे दिया कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी चेंज होने जा रही है प्राइवेट कंपनी में, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड के लिए हमेशा अप्रूवल चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी आपको याद है इसका लार्ज इम्पैक्ट होता है, ये किसी को भी इनवाइट कर सकती है और किसी से भी इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं शेयर इशू करके। तो कमीशन को ज़्यादा कंसर्न पब्लिक कंपनी से होता है। तो पब्लिक कंपनी जब भी अपना इन्वेस्टमेंट का साइज या मेंबर के साइज को रिस्ट्रिक्ट करने जा रही है, प्राइवेट में कन्वर्ट होने जा रही है, तो कमीशन जो है उसकी इजाज़त लेनी लाजमी है। और ये इजाज़त कैसे लेनी है और किस फॉर्म पे लेनी है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने जस्ट कंसेप्ट लेना है कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे चेंज होती है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चेंज होगी अगर वो कमीशन की अप्रूवल ले ले, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, अपने मेमोरेंडम में चेंजिंग करें। मेमोरेंडम में क्या चेंजिंग करें, नेम क्लास में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पब्लिक कंपनी की नेम क्लास और होती है, प्राइवेट कंपनी की नेम क्लास और होती है। देयर आफ्टर जब ये चेंजिंग कर ले तो वो ऑर्डर की कॉपी, स्पेशल रेजोल्यूशन और अल्टर्ड जो चेंज है मेमोरेंडम और आर्टिकल जो चेंज किया है, जिस आर्टिकल में LRP लिख दिया है, वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा दें, तो ये कन्वर्जन मंजूर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अगर एक प्राइवेट कंपनी लॉ ने कहा अपने आर्टिकल में से बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन LRP की प्रोविजन को गायब कर दे। अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने इकरा LRP क्या है, LRP मैंने जब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद करवाई थी ना, तो LRP मैंने वहाँ पे एक डेफिनेशन में मैंने याद करवाने के लिए इनको कहा था कि आप LRP को फोकस करें। पहले या दूसरे लेक्चर में ना टाइप्स ऑफ कंपनी है, वहाँ पे सुन लो LRP क्या है। LRP होता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो एक ख़ास डेफिनेशन यूज़ करती है अपने असूल लिखते हुए, अपने आर्टिकल लिखते हुए। आर्टिकल में वो लिख देती है कि हमारे मेंबर जो हैं कभी भी
कभी भी 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसका मतलब होता है लिमिट द मेंबर। रिस्ट्रिक्ट, वो फिर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कभी भी जो है हम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे। और फिर वो ये सारी प्रोविजन जो है वो मैंने उस डेफिनेशन में डील की हुई है कि ये 3 काम प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। ना तो कभी उनके मेंबर 50 से ज़्यादा होंगे, ना वो कभी पब्लिक से पैसा जो है उसके लिए कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करेंगे, ठीक है। और ना कभी वो ट्रांसफ़र करेंगे शेयर्स को, ना कभी ट्रांसफ़र करेंगे। और LRP का मतलब होता है लिमिट द मेंबर टू 50। R का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर। और P का मतलब होता है कि ये प्रोहिबिट करेंगे कि पब्लिक से कभी भी सॉलिटेशन नहीं करनी, पब्लिक को शेयर इशू नहीं करने, ठीक है। तो आसानी से याद करने के लिए मैंने कहा था LRP, कि जो कंपनी अपने असूलों में लिख देती है LRP की परवीन, वो सेक्शन 2 की डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी की। अगर वो एक कंपनी अपने आर्टिकल में वैसी की वैसी डेफिनेशन लिखे, और इसका शॉर्ट ऑफ एब्रीवेशन होता है LRP, मैं कहता हूँ कि LRP अगर अपने आर्टिकल्स में लिख ले, तो कोई भी पब्लिक कंपनी जो अपने आर्टिकल्स में LRP लिख ले, तो सॉरी, कोई भी प्राइवेट कंपनी उसने अपने आर्टिकल से अगर LRP की परवीन को गायब कर दिया है, जो कि उन्होंने बयान की है सेक्शन 2 सब क्लास 1 में लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन होती है, इफ अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी alter its article in a member that no longer include the provision which is mentioned in section 2 of subsection 1। तो फिर ऐसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या है, आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। तो उन्होंने कहा ऐसी प्राइवेट कंपनी जो है ना, वो क्या करे, ऑन द डेट ऑफ अल्ट्रेशन जो है वो सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, और रजिस्ट्रार के पास वो फाइल कर देगी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल कि वो अब प्राइवेट कंपनी नहीं रही। बात करने का मतलब ये, मैं फिर भी समराइज बना दूं कि जब भी एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर होती है, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये दोनों कंपनीज हमें याद हैं कि दोनों कंपनीज रजिस्ट्रार के पास MOA और AOA सबमिट करवाएंगी। ये भी MOA और AOA सबमिट करवाएगी, लेकिन अपने AOA में लिखेगी LRP की परवीन कि हम कभी भी अपने मेंबर्स 50 से नहीं बढ़ाएंगे, हम कभी भी शेयर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे किसी को, और हम कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं मांगेंगे। तो अगर पब्लिक कंपनी ने कन्वर्ट होना है ना इसमें, और लॉ कहता है कि ये पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, ये पहले इजाज़त ले, ये कमीशन से इजाज़त ले, ये पब्लिक कंपनी क्या करे, कमीशन से इजाज़त ले, उसका ऑर्डर इन राइटिंग ले, उसके बाद अपने आर्टिकल में, इस आर्टिकल में LRP इंक्लूड करे, सेक्शन 2/1 की डेफिनेशन इंक्लूड करे, जो कि इसको बना देगी प्राइवेट कंपनी। फिर ये मेमोरेंडम और आर्टिकल जो कि चेंज किए होंगे रजिस्ट्रार के पास फाइल करें, तो ये पब्लिक कंपनी जंप लगा के चेंज हो जाएगी प्राइवेट कंपनी। फिर लॉ ने कहा हाँ, अगर एक प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी जो है वो बनना चाह रही है, तो वो क्या करे कि इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक कंडीशन लिखी हुई है, जो जिस कंडीशन ने इसको प्राइवेट कंपनी बना दिया था, वो कंडीशन ही स्पेशल रेजोल्यूशन करके उड़ा दे, वो लाइन ही उड़ा दे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। लॉ कहता है जिस दिन ये लाइन इन्होंने डिलीट की बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनी क्या होंगी, पब्लिक कंपनी। होपफुली मैंने आपको अच्छी तरह डिफाइन कर दिया। तो प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में चेंज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। और अगर पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है तो पहले इजाज़त चाहिए। तो ये था कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सेक्शन मेरे ख्याल से मिसिंग है, ये आ गया, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू सिंगल मेंबर कंपनी। याद रखना, जब भी ऊपर से नीचे जंप लगवाना है तो अप्रूवल चाहिए।
जब भी नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट लाइन में जाना है, तो इजाज़त नहीं चाहिए। जब भी एक प्राइवेट कंपनी जिसमें उसने एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हुई है, लेकिन वो कह रही है कंपनी कि अब हम एक सिंगल मेंबर कंपनी पीवीटी बनना चाह रहे हैं, कि ऐसी कंपनी जिसका एक ही मेंबर होता है, सिंगल मेंबर कंपनी, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी चेंज होना चाह रही है सिंगल मेंबर कंपनी में, तो सबसे पहले कहता है जी इजाज़त चाहिए, अप्रूवल ऑफ कमीशन इन राइटिंग चाहिए। फिर इसके बाद ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे सब मेंबर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बिहाफ पे एक जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। फिर ये अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है वो चेंज कर लेंगे इस मैनर में कि वो इंक्लूड कर लेंगे सिंगल मेंबर कंपनी की प्रोविजंस को। तो कहता है जी ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी चेंज हो जाएगी सिंगल मेंबर कंपनी में। और याद रखना है सिंगल मेंबर कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि एसएमसी रूल्स के तहत बनाई जाती है, और ये रूल्स भी हमने पढ़ने हैं। तो एसएमसी रूल्स के मुताबिक ये सिंगल मेंबर कंपनी क्रिएट होती है। तो उन्होंने कहा जी अगर एक प्राइवेट कंपनी चाहती है कि अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को ही रिड्यूस करके हम एक सिंगल मेंबर कंपनी बन जाएं, तो लॉ कहता है कि पहले सबसे पहले कमीशन की अप्रूवल, अगर कमीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो तुम्हें ये ऑर्डर जो है दे देगा, इन राइटिंग अलाउड कर देगा कि आप लोग जितने भी मेंबर हैं प्राइवेट कंपनी के एक सिंगल मेंबर कंपनी बना लो, और बाकी के मेंबर्स रुखसत हो जाएंगे ऐसी कंपनी से। तो बाद में वही तरीकाकार कमीशन की जो इजाज़तनामा है वो इन राइटिंग लेना है। फिर वो इजाज़तनामा आपने कंसर्न्ड जो रजिस्ट्रार उसको विद इन 7 डेज में फ़ाइल कर देना है। उसके बाद कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आल्टर्ड आपने विद इन 15 डेज जो है रजिस्ट्रार को फाइल करने हैं। और रजिस्ट्रार उसके बाद सेम क्या करेगा, आपको नई कंपनी के जो उसके पास सॉरी अल्टर्ड सर्टिफिकेट होगा वो आपको देगा और आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी। तो देर आफ्टर उन्होंने कहा कि अगर सिंगल मेंबर कंपनी चेंज होना चाह रही है प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए लाजमी हमें याद है कि एलआरपी को याद करना, कि अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी वो बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अपने आर्टिकल अमेंड करती है और आर्टिकल में एलआरपी लिख लेती है, सेक्शन 2(1) की डेफिनेशन लिख लेती है जो कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए ज़रूरी होती है, तो कहता है उस दिन जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी में चेंज हो जाती है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद सिंगल मेंबर कंपनी को इन्होंने कहा कि चाहिए कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल जो आपने चेंज किए हैं और कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के पास फाइल करें। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद कन्वर्जन है स्टेटस का अनलिमिटेड कंपनी एज लिमिटेड कंपनी। अगर एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी चेंज हो रही है लिमिटेड कंपनी में, तो इन द सेम वे वो पहले कमीशन की अप्रूवल लेंगे, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और आई थिंक सो अब ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि समझ नहीं आएगी कि कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एज अ लिमिटेड कंपनी। और इसी तरह ये भी सेक्शन आप खुद पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये भी आप सारा खुद ही पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन का इफेक्ट कब होगा, कन्वर्जन कब मानी जाएगी? कहता है जब भी ये कंपनी ऐसा काम करती है कि वो अपना स्टेटस चेंज करवाना चाहती है, तो कहता है जिस दिन रजिस्ट्रार उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, the registrar upon registration of memorandum and article of association as altered by the company upon conversion under section 46 to 49 shall issue the certificate to that effect। कहता है उस दिन आपकी कन्वर्जन जो है कामयाब हो जाएगी जिस दिन रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट इसका दे देगा। क्योंकि रजिस्ट्रार कंसर्न वो पर्सन एससीसीपी में जिसने आपकी कंपनी रजिस्टर की थी और आपको एक सर्टिफिकेट दिया था।
आपने उसको सारी चीज़ें फॉरवर्ड की हैं कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, ये लो स्पेशल रेजोल्यूशन, ये लो कमीशन का ऑर्डर, ये लो आर्ट हमने चेंज किए हैं आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, आप हमें नई कंपनी का सर्टिफिकेट दे दें। तो कहता है जी वो जो नई कंपनी है ना उसका सर्टिफिकेट आपको उस दिन जिस दिन इशू होगा उस दिन आपकी कन्वर्जन कामयाब हो जाएगी। तो फिर ऐसी कंपनी जो पुरानी कंपनी थी जो चेंज हो रही है, लॉ ने कहा अगर उसकी कोई पैसे देने वाले हैं या उसके ऊपर किसी का कर्जा है वो इफेक्ट नहीं होगा। लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो होंगे कंपनी के स्टेटस चेंज करने से चेंज नहीं होंगे, वो वहीं पे विद स्टैंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। तो इस सीरीज में मैंने आपको सिखाया था, ये जितनी भी सीरीज है ये सेक्शन नंबर आई थिंक सो शुरू हुई है 10 से लेकर, और ये सेक्शन नंबर 15 तक की सीरीज थी। तो इस सीरीज में मैंने आपको सिखाया एक कंपनी बनती कैसे है, एक कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। अच्छा, जब मेमोरेंडम है तो क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो क्या है, रजिस्टर हो जाए तो बाद में चेंज भी कर लेते हैं। हाँ, एक कंपनी बन जाती है तो बाद में स्टेटस भी चेंज कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कंपनी बनती कैसे है। तो डिटेल में लेक्चर मौजूद है अगर किसी का फर्स्ट डे है। आज हम देखेंगे कि यार कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, अगर उस वो बना था तो यकीन करो आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। पिछली सीरीज कंप्लीट थी मेरी उसके ऊपर कि हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया है। आर्टिफिशियल पर्सन एक लीगल पर्सन है जो कि बिल्कुल एक पर्सन की तरह काम करेगा और उसका रजिस्टर ऑफिस भी होगा, उसकी रिहाइश भी होगी। हाँ, जैसे एक नेचुरल पर्सन की डेथ होती है इसी तरह इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की भी डेथ हो जाती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था अगर वो अपने पर्पस अचीव ना कर पाए, और पूरे लॉ में हमने पढ़ा, कंप्लीट लॉ में हमने पढ़ा कि यार इन कंपनीज की ना मीटिंग्स होती हैं, इन कंपनीज के ना डायरेक्टर्स होते हैं, इन कंपनीज को ये नहीं करना चाहिए, डायरेक्टर ये नहीं करेगा, मेंबर्स ये नहीं करेंगे, मीटिंग करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, तब पढ़ते वक्त ना कई स्टूडेंट्स का सवाल था, अगर अच्छा जी अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग ना हो, अच्छा जी अगर एनुअल जनरल मीटिंग ना हो, सजा जुर्माने वो अलहदा हैं, वो एससीसीपी इम्पोज करता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जी कोई कंपनी कहना ही नहीं मान रही एससीसीपी का, कोई कंपनी जी इन्वॉल्व है कि जिसको मना किया गया था कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, कोई कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, तो यकीन करो इस आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो देखते हैं, जैसे एक नेचुरल पर्सन का लीगल वे है उसकी डेथ पे उसके अखराजात उसके कर्जाजात सबसे पहले सोचे जाते हैं, तो इसी तरह लॉ में जब भी ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ होती है तो सबसे पहले सवाल होता है किस किस के पैसे देने हैं। तो बाय द वे ऑफ लॉ जिस जिसके पैसे देने होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो वाइंडिंग अप की सीरीज बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि वाइंडिंग अप एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर अगर मैं कहूँ ना कि एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता तो गलत होगा। कोई आईसीएमए का पेपर ऐसा बनता ही नहीं जिसमें वाइंडिंग अप के बारे में ना पूछा जाए। रिटन पेपर है तो एग्जामिनर ने रिटन में इसके 15 टू 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बताओ ये कंपनी वाइंडिंग अप हुई तो कौन कौन हिस्सा डालेगा, वाइंडिंग अप में किस किस की पकड़ होगी, या कौन कौन से काम है जिस पे कंपनी एक वाइंड अप हो जाती है। इवन के जब अब हम कन्वर्ट हो गए हैं एमसीक्यूज में और हमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, तो इस टाइम भी एग्जामिनर ने 7 नंबर का वाइंडिंग अप से लिखने को बोला। एमसीक्यू में तो आया ही आया, 1-2 नंबर का एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया और 7 नंबर का उसने हमसे लिखने को भी बोला कि बताओ वाइंडिंग अप में तुमने ये पढ़ा है, अब उसका जवाब दो। तो बड़ी फोकस होके इस सीरीज को सुनना है और इसको तैयार करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारा एग्जाम नहीं पास होने वाला।
तो चलते हैं वाइंडिंग अप। देखिए, नेचुरल पर्सन जो है अगर वो परफॉर्म नहीं करता, तो कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी। फाइनेंशियल डिफिकल्टी कहते किसको हैं वो अब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि लॉ में इसकी एक अपनी लैंग्वेज मौजूद है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी का मतलब क्या है। जब भी याद रखना कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी का अभी ये मतलब सोच लो, डिफिकल्ट टू मीट इट्स लीगल ऑब्लिगेशन। डिफिकल्ट टू मीट इट्स लीगल ऑब्लिगेशन, इसको अभी तुम वर्ड देखो दे दो फाइनेंशियल डिफिकल्टी का, लेकिन आगे चल के लॉ में डिटेल में मौजूद है कि ये किसको कहते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टी। कंपनी, एक अच्छी भली कंपनी, अगर उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई, अगर ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, किसी पर्पस के लिए क्रिएट हुआ था और इस पर्पस को मीट करने के लिए इसको इजाजत दी थी। याद होगा जब मैंने कहा था कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है, एमओए में एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखते हैं। लॉ ने कहा था कि पाकिस्तान में कुछ भी कर लो इस प्रिंसिपल लाइन को अचीव करने के लिए। अगर उस प्रिंसिपल लाइन को अचीव करने के लिए कंपनी को कोई डिफिकल्टी आ गई, मैसेज आया, वॉइस का इश्यू तो नहीं, चले बाद में देखते हैं इस पर्सन को। अच्छा, अगर इस कंपनी को अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अचीव करते हुए कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी मिल गई, जो लॉ की नजर में फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, तो ऐसी कंपनी के दो ही हल हैं। अगर तो वो कंपनी है जिसमें पब्लिक का सबसे ज्यादा स्टेक है, जिसमें पब्लिक का ज्यादा स्टेक है, तो ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट जो है ऑन कर लेती है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। और एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर्स हमारे टॉपिक में नहीं है। इसका मतलब कि ऐसी कंपनी जो कि लॉ की इज्जत में फाइनेंशियल डिफिकल्टी रखेगी, उसके दो ही हल हैं। या तो उसकी बागडोर हुकूमत खुद संभाल लेगी, एससीसीपी के थ्रू इम्पोज कर देगी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है और हमने नहीं पढ़ने। या इस आर्टिफिशियल पर्सन को इसकी डेथ करवा दी जाएगी, ये खत्म कर दिया जाएगा, इसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो इस आर्टिफिशियल पर्सन की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि डेथ दो वे से हो सकती हैं, तो गलत नहीं होगा। वाइंडिंग अप के दो तरीकाकार होते हैं। अगर कंपनी कुछ ऐसे काम करे जो कि लॉ ने पहले से फिक्स किए हुए हैं, ये काम ना करना, नहीं तो कंपनी हम छोड़ेंगे नहीं, उसको बोलते हैं कंपल्सरी कंपल्सरी वाइंडिंग अप। और ये वाइंडिंग अप बाय फोर्स होती है, इसका कोई हल ही नहीं होता, कंपनी ने खत्म होना ही होता है। अगर कंपनी ने कुछ ऐसे काम किए जो कि इस एक्ट ने पहले से स्पेसिफाई कर दिए हैं, पहले से स्पेसिफाई कर दिए हैं इस एक्ट ने कि अगर कंपनी ने फलां फलां काम किए, तो ऐसी कंपनी का और कोई हल नहीं, इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। हाँ, बाज दफा ऐसा होता है कि कंपनी ठीक चल रही है, लेकिन कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के क्रेडिटर्स कहते हैं इस कंपनी को खत्म किया जाए। अब ये कंपनी नो लॉन्गर, ये आर्टिफिशियल पर्सन, ये जो परफॉर्म कर रहा है, ये नो लॉन्गर टू बी एग्जिस्ट होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट है हम निकालना चाहते हैं, इसके एसेट्स को लिक्विडेट करके, इसकी लाइबिलिटीज को पे करके, वो मेंबर्स की मर्जी होती है। हाँ, बाज क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कर्जा दिया होता है कंपनी को, बैंक्स देख लें, अगर उनको कर्जा वापस ना मिला, कोई ऐसा इंटरेस्ट वगैरह ना वापस दिया, वो एक दिन देखेंगे, दो दिन देखेंगे, आखिर तो उन्होंने अपने पैसे लेने हैं ना। तो वो फिर अप्लाई करेंगे किसी को कि इस कंपनी से हमारा पैसा लेके दो, जैसे मर्जी लेके दो, या इसको इसको कंपनी को बेचना है तो बेचो, हमारा पैसा निकाल के दो। तो याद रखना, जब भी कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में जाती है, दो ही हल सामने आते हैं। या तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो सारी चेंज हो जाती है, या लिक्विडेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे टॉपिक में नहीं, हमने वाइंडिंग अप पढ़ना है। वाइंडिंग अप दो तरह की होती है, वॉलंटरी, कंपल्सरी। वॉलंटरी जो है मेंबर्स और क्रेडिटर, ठीक है, अब याद हो जाना चाहिए। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, सेक्शन नंबर 293। सेक्शन नंबर 293 कहता है कि कंपनी की वाइंडिंग अप या तो कोर्ट करेगा, या वॉलंटरी होगी, या सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट होगी। कंपनी की वाइंडिंग अप कोर्ट करेगा, इसका मतलब कंपनी कंपलसरी जो है वो खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। कंपनी जो है अगर खुद चाहे कि आर्टिफिशियल, कंपनी के मेंबर्स जो है अगर खुद चाहें कि आर्टिफिशियल पर्सन जो है इसको ख़त्म करना है, तो वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में चला जाएगा। या कंपनी के मेंबर्स ये चाहें कि वाइंडिंग अप तो हो रही है लेकिन कोर्ट की सुपरविजन में हो, ताकि कल कल को कोई केस ना हो, तो कहता है जी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी होती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी याद रख लें कि जब भी एक कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जाती है तो उसमें भी सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट ही होता है। यहां पे हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, कंट्रीब्यूटरी कौन है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब ऐसे पर्सन जो के कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनको पकड़ा जाएगा कि अब हिस्सा डालो, कंपनी वाइंडिंग अप होने जा रही है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब ऐसे पर्सन्स जिनको कहा जाएगा कि कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट करें, अब कंपनी के एसेट्स में अब पैसा डालें, क्योंकि कंपनी जो है वाइंडिंग अप में चली गई है। और आपको याद हो जाना चाहिए कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हमने पढ़ी थी ना, उन्होंने कस्में उठाई हुई थी कि जब भी ये कंपनी वाइंड अप हुई तो हम पैसा डालेंगे। तो लॉ कहता है अब ऐसे मेंबर्स जो होंगे जिन्होंने कंपनी को पैसा देना होगा, उनको लॉफुली बोला जाएगा कंट्रीब्यूटरी। तो ऐसा हर पर्सन जिसकी ये लाइबिलिटी बनेगी कि वो कंपनी के एसेट्स में हिस्सा डाले, तो उसका नाम होगा कंट्रीब्यूटरी। फिर आगे चल के हमें एक एक और टर्म मिलेगी ये सीरीज को पढ़ते हुए, माइनॉरिटी मेंबर्स। तो लॉ कहता है इन सीरीज में, ये जो वाइंडिंग अप है इन सीरीज में, माइनॉरिटी मेंबर्स का मतलब है ऐसे मेंबर्स जो कि टुगेदर, कंपनी के ऐसे मेंबर्स जिनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी सबकी शेयर होल्डिंग, उन सबका कंपनी में हिस्सा 10% से ज्यादा ना हो, तो ऐसे पर्सन्स को बोला जाता है कंपनी के माइनॉरिटी मेंबर्स। ठीक है, ये दो टर्म्स हमें याद रखनी होंगी वाइंडिंग अप को क्लियर करने के लिए। तो कंपनी तीन तरह से उन्होंने कहा वाइंड अप हो सकती है, कंपनी में कंट्रीब्यूटर होंगे और कंपनी में माइनॉरिटी मेंबर्स होंगे। वाइंडिंग अप कंपनी बाय कोर्ट, ये वाले सर्कमस्टांसेस हैं बच्चों जो आपने खुद पढ़ने हैं, फिर भी मैं एक लाइन एक दो लाइन पढ़ दूंगा आपके साथ। यकीन करें ये सर्कमस्टांसेस आपने पहले पढ़े हुए हैं, और हमारी जितनी पीछे सीरीज हैं किसी ना किसी चैप्टर में इनका वर्ड आता रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंपनी में बी वाइंड अप बाय द कोर्ट, ये वाले सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप कर देगा, कंपनी को ख़त्म कर देगा। और याद रखना, जब भी कोर्ट किसी कंपनी को ऑर्डर इशू कर देता है वाइंडिंग अप का, तो उसका कोई हल नहीं होता, ये कंपलसरी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। अगर कंपनी क्या करे, कंपनी इफ द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट कंपनी टू बी वाउंड अप बाय द कोर्ट, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले कि कंपनी जो है ये कोर्ट अब वाइंड अप करेगा, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में पास कर ले कि कंपनी जो है वो कोर्ट वाइंड अप करेगा, तो लॉ ने कहा ऐसी कंपनी को कोर्ट वाइंड अप कर सकता है। याद रखना, कंपनी ने अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली कि कोर्ट कंपनी को वाइंड अप करेगा, तो कोर्ट के पास डिसीजन जाता है, कोर्ट जो है फिर फैसला करेगा, लेकिन कोर्ट ये फैसला करने से पहले देखेगा कि क्या ये फैसला क्रेडिटर्स के नुकसान में तो नहीं,
ठीक है, इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर आगे डिबेट होनी है। अगर एक कंपनी जिसने मोटा ताज़ा पैसा खाया है लोगों का, लोन लिया हुआ है, अब वो कंपनी के मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, कंपनी खत्म करनी है, तो कोर्ट के पास जब ये चीजें जाएंगी तो लॉ ने कहा, कंपनी एक्ट कहता है सबसे पहले कोर्ट देखेगा क्या ये डिसीजन प्रेजुडिस तो नहीं है इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले यहाँ पे यकीन करें, जब भी पर्सन की डेथ होती है, नेचुरल पर्सन हो, तो उससे भी क्वेश्चन ये होता है किसी का कर्जा तो नहीं देना। तो जैसे इस्लाम सख्त है कर्जे के मामले में, वैसे ही बच्चों हमारा कंपनीज एक्ट भी बहुत सख्त है कर्जे के मामले में। उन्होंने कहा कि अगर मेंबर्स जो हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें कि आज हमारी कंपनी खत्म हो जानी है, तो ये कोर्ट के पास डिसीजन जब जाएगा तो कोर्ट, लॉ ने कहा है आगे जाके पढ़ेंगे कि कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि वो क्रेडिटर्स को तो नुकसान हो रहा, क्या इनके पास ऐसे हैं कि पैसे इतने हैं कि कंपनी अगर ख़त्म की जाए तो क्रेडिटर के सबके पैसे दे दिए जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक कंपनी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले कि कोर्ट वाइंड अप करेगा, तो लॉ ने कहा कोर्ट में वाइंड अप, शेल वाइंड अप नहीं। शेल का मतलब होता है कि कोर्ट लाजमी फिर वाइंड अप करता है, कोर्ट के इख्तियार में है कि वो फिर वाइंड अप करते हैं। फिर उन्होंने कहा इफ डिफॉल्ट इज मेड इन डिलीवरिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग में पढ़ा था, जब भी एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है उससे पहले एक रिपोर्ट भेजनी होती है पब्लिक कंपनी ने। पब्लिक कंपनी ने मेंबर्स को रिपोर्ट भेजनी होती है। अगर उस रिपोर्ट में कोई गलती हुई या उसमें कोई डिफॉल्ट हुआ, तो कहते जी कंपनी जो है ना ये वाइंड अप कर दी जाएगी बाय द वे ऑफ कोर्ट। अगर डिफॉल्ट किया जाए इन होल्डिंग एनी टू कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग, यकीन करें ये सारी जो प्रोविजंस आगे आ रही है ना उस बच्चे के लिए बहुत ही आसान होंगी जिसने कंसेक्यूटिव जो सीरीज है ना मेरे लेक्चर्स की ली होगी, क्योंकि अब सिर्फ बातों का इशारा है और आपके पिछला जो है नॉलेज है वो काम आएगा। फिर उन्होंने कहा जी अगर 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग नहीं ना कंपनी कंडक्ट करेगी तो इसमें भी कंपनी को वाइंड अप कर देगा कोर्ट। अगर उन्होंने कहा कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो है एनुअल रिटर्न्स जो है कंसेक्यूटिव 2 years की नहीं दी, रजिस्ट्रार के साथ फाइल नहीं की, तो इस सर्कमस्टांसेस में भी कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। अगर कंपनी पाकिस्तान का कोई लॉ वायलेट कर रही है, कोई रूल्स वायलेट कर रही है, कोई रेगुलेशन वायलेट कर रही है जो कि टाइम बीइंग इन फोर्स है, कोई ऐसा लॉ वायलेट कर रही है जो कि अभी वैलिड है, तो कोर्ट के पास इख्तियार है ऐसी कंपनी को वाइंड अप कर देता है। अगर कंपनी के मेंबर कम हो जाएं, और हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, इफ़ बिलो देन 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इफ़ बिलो देन 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो ऐसी कंपनी को भी कोर्ट जो है वाइंड अप कर देता है। एंड इफ कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट, बच्चों याद रखो मैंने फाइनेंशियल डिफिकल्टी अभी नहीं पढ़ाई। उन्होंने कहा अगर कंपनी जो है अनएबल टू पे इट्स डेट, कंपनी जब देखा जाएगा कि अपने कर्जा जात नहीं पे कर पा रही, तब कोर्ट इसको वाइंड अप कर देगा। और इसको हाईलाइट करना अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर में समझाना है कि एक्ट की नज़र में अनएबल टू पे इट्स डेट या फाइनेंशियल डिफिकल्टी का मतलब क्या है। अगर एक कंपनी अपने डेट नहीं पे कर पा रही तो इसका मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अगर कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करेगी तो उन्होंने कहा कि कंपनी की फिर जो है हम इसको वाइंड अप कर देंगे। और एक बात यहीं पे याद रख लो, जब एक कंपनी पब्लिक कंपनी के पास इख्तियार है कि वो लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए लिस्टेड कंपनी बन जाती है, लेकिन जब एक लिस्टेड कंपनी, अभी मैंने कन्वर्जन ऑफ कंपनी आपको पढ़ाया, कहीं मैंने आपको ये पढ़ाया कि लिस्टेड कंपनी चेंज हो गई पब्लिक कंपनी में या किसी प्राइवेट कंपनी में?
कन्वर्जन में मैंने अभी आपको बच्चों पढ़ाया कि पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी चेंज हो सकती है पब्लिक में, ये चेंज हो सकती है एसएमसी में। हाँ, वहाँ पे कहीं तुमने ये वर्ड मुझसे नहीं सुना या लॉ की परवियन में नहीं था कि एक अच्छी भली लिस्टेड कंपनी वो चेंज होना चाह रही है पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। ऐसी लॉ में कोई जगह ही मौजूद नहीं है। अगर एक लिस्टेड कंपनी वो अपनी लिस्टिंग खत्म करवाती है तो लॉ ने कहा वो कंपनी वाइंड अप होगी, कोई और हल है ही नहीं। इफ बीइंग अ लिस्टेड कंपनी इज सीज टू बी सच कंपनी, अगर आप लिस्टिंग खत्म करवाती है एक पब्लिक कंपनी तो वो वाइंड अप होगी। और इफ द कोर्ट इज इन द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर कोर्ट को कभी लगा, अगर कोर्ट को कभी लगा कि ये इक्विटी की बुनियादों पे कंपनी को वाइंड अप करना है तो वो कंपनी को वाइंड अप कर देगा। इफ़ अ कंपनी सीजेस टू हैव अ मेंबर, अगर कंपनी के पास कोई मेंबर ही ना बचे तो कोर्ट इसको वाइंड अप कर देगा। अगर कंपनी का बिजनेस एक सोल लाइसेंस्ड एक्टिविटी है एंड इट सीज टू ऑपरेट कंसिक्वेंट अपॉन द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड बाय द कमीशन। बच्चों आपको याद होगा मैंने कहा था कंपनी जो है पाकिस्तान में ना हर कोई काम कर सकती है, हर कोई काम कर सकती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती जो कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और वो काम नहीं कर सकती जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड काम कभी कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन लॉ ने कहा था अगर तुमने रिस्ट्रिक्टेड काम करना है ना तो रिस्ट्रिक्टेड काम करना है तो कमीशन के से अप्रूवल और रेस्पेक्टिव लॉ से जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है वाइन प्रोड्यूसिंग कंपनी, कंपनी शराब का काम करती है। हमें पता है ये लॉफुल काम नहीं है। शराब बनाना पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं, क्योंकि शराब ये बनती है तो बाहर बिकती भी है। जितनी हमारी शुगर कंपनीज हैं ये अपने रॉ मटेरियल से, शुगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो इनका रॉ मटेरियल बच जाता है वो कंपनीज बनाती हैं वाइन, और वाइन जो है एक्सपोर्ट होती है। अगर एक लेट्स सपोज अगर एक कंपनी है वो वाइन प्रोड्यूस कर रही है और उसकी सोल एक्टिविटी यही है कि शुगर मिल से उनका रॉ मटेरियल उठाती है और वाइन प्रोड्यूस करती है, और इसको बनाने के लिए इसने अप्रूवल ली हुई है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, क्योंकि यार ये रिस्ट्रिक्टेड काम है, इसको हर बंदा नहीं कर सकता। स्पेशल अप्रूवल और स्पेशल तरीका कार है इसका। लॉ ने कहा एक ऐसी कंपनी थी जो कि जिसका मेन पर्पस ही यही था कि वो रिस्ट्रिक्टेड काम करेगी और उस पर्पस को उसने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, और उस पर्पस के लिए उसने कमिश्नर से या रेस्पेक्टिव जो भी जुरिस्डिक्शन है लॉ से सर्टिफिकेट लिया हुआ है। लॉ कहता है ऐसी कंपनी जिसका सोल पर्पस ही रिस्ट्रिक्टेड काम करना था, अगर उससे ये सर्टिफिकेट छिन जाए, अगर उससे ये सर्टिफिकेट ही छिन जाए तो वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। होपफुली मैंने आपको समझा दिया। फिर इसके बाद ऐसी कंपनी जिसका लाइसेंस ग्रांट किया था सेक्शन नंबर 42 ने, तो सेक्शन नंबर 42 में हमने पढ़ा एनजीओज है, और वहीं पे पढ़ लिया था अगर एनजीओ से किसी से छिन गया ना सेक्शन नंबर 242 के अंदर रेवोकेशन होगी, तो सेक्शन नंबर 43 के मुताबिक उसको वाइंड अप कर दिया जाता है। और एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और साल के अंदर जो है बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया तो ऐसी कंपनी भी वाइंड अप हो जाएगी। होपफुली मैंने आपको ईच पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिए हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट है आपका, इनसे रिलेटेड कोई मसला कोई पॉइंट है तो उसको टाइप करके मुझ तक पहुंचा दें। इसके बाद ये तो वो बुनियादें हैं जिनके ऊपर जो है कोर्ट वाइंड अप करेगा, लेकिन इसके बाद कुछ और भी लॉ ने परवीन बयान की है कि अगर ये काम भी होंगे तो कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार है कि वो कंपनी को वाइंड अप कर देगा। तो ये जो है आप खुद पढ़ेंगे अब, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसमें कंफ्यूजन हो आपको किसी पॉइंट में। इसमें बताया जाएगा कि अगर कंपनी किसी को फ्रॉड कर रही है, अगर कंपनी, तो ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसमें।
तो नेक्स्ट, कब सोचा समझा जाएगा कि कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। अभी मैंने स्टार्ट पे वर्ड बोले थे कि मैं आपको डिफाइन करूंगा कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी लॉ की नज़र में क्या है। कहते कब हम सोचेंगे, डीम्ड होता है सोचना, कब हम सोचेंगे कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। कंपनी व्हेन डीम्ड अनएबल टू पे इट्स डेट। इसका मतलब कब सोचा जाएगा, कब लॉ को समझ आएगी कि कंपनी जो है अनएबल टू पे इट्स डेट है। सेक्शन नंबर 302, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू अनपेएबल टू पे इट्स डेट। कंपनी को सोचा जाएगा कि वो अब अपनी लाइबिलिटीज को नहीं पे कर सकती। कंपनी को उस वक्त सोचा जाएगा कि जब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकती। इफ अ क्रेडिटर, अगर एक पर्सन, एक क्रेडिटर जिसने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है, इफ अ क्रेडिटर टू होम द कंपनी इज इंडेप्टेड, एक ऐसा क्रेडिटर जिसकी कंपनी कर्जई है, इन अ सम एक्सीडिंग 120,000 रुपीज, एक ऐसा क्रेडिटर जिसने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है 1,20,000 से ऊपर का, अगर वो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में रिक्वेस्ट भेजे कि आप मुझे मेरा पैसा वापस करें। अगर एक क्रेडिटर जिसने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है और उस कर्जे की अमाउंट है 1,20,000 से ऊपर, और कंपनी को रिटर्न उसके रजिस्टर ऑफिस में रिक्वेस्ट भेजे कि काइंडली मेरा कर्जा वापस करें। इफ अ क्रेडिटर जो कि आर डीम्ड अंडर हिज हैंड रिक्वायरिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू एंड द कंपनी हैज फॉर 30 डेज देयर आफ्टर। कहता है जिस दिन इस ऐसे क्रेडिटर ने कंपनी को कहा ना कि काइंडली मेरा पैसा वापस दें, और उसने ये रिटर्न किया कंपनी को कि मेरा पैसा वापस दें, तो लॉ कहता है 30 दिन के अंदर अगर कंपनी ने ऐसे क्रेडिटर को या तो निगलेक्ट किया, मना ही कर दिया, या निगलेक्ट कर दिया कि उसका पैसा वापस ना दिया, या उसको तसल्ली दे दी कि यार आपके पैसे देने हैं ना, चले आए, हम आपके पैसे बाद में दे देंगे, अभी आपको इंटरेस्ट देते हैं इनके ऊपर, या उसके कर्जे को सिक्योर किया कि हम वादा करते हैं, हम एक नया एग्रीमेंट करते हैं कि आपके पैसे नहीं मरेंगे, हम आपको बाद में देंगे। तो लॉ ने कहा फाइनेंशियल डिफिकल्टी किसी कंपनी की देखनी है ना, तो पहला पॉइंट ये देखो कि अगर कोई क्रेडिटर है उसने कंपनी से पैसे मांगे हैं, और पैसे मांगने का एक लीगल वे है। जैसे अगर आप किसी पर्सन को आपने कर्जा दिया होगा, तो आप उसके घर जाएंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे। इसी तरह आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहाँ रहता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्याम लॉ ने कहा इसके रजिस्टर ऑफिस में होता है। तो इसी तरह वो पर्सन जिसने कंपनी को 1,20,000 से ऊपर का कर्जा दिया, अगर वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के घर यानी कि उसके रजिस्टर ऑफिस में एक रिटर्न दरख्वास्त दे देता है कि मेरा कर्जा मुझे अभी वापस करो, और वो कंपनी, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विद इन 30 डेज ये पैसे ना दे, या कोई नया वादा करने की कोशिश करे, तो कंपनी को लॉ ने कहा फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। होपफुली पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कंपनी को सोचा जाएगा फाइनेंशियल डिफिकल्टी है अगर कोई ऐसा कर्जई आ गया जिसने, सॉरी, ऐसा कोई लोन देने वाला आ गया जिसने 1,20,000 से ऊपर का लोन दिया था, वापस मांगा नहीं दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, या वादा करने की कोशिश की नया, तो सोचा जाएगा कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। दूसरा पॉइंट, इफ द एग्जीक्यूशन आर अदर प्रोसेस इशूड ऑन अ डिक्री, डिक्री कहते हैं कोर्ट का फैसला, आर ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट or any other competent authority in the favor of creditor of the company is returned unsatisfied in whole or part। सेकंड पॉइंट को बताने का मकसद पता क्या है? वो कहता है कि कंपनी के खिलाफ ना एक फैसला आया। ऊपर वाले पॉइंट में बच्चों क्रेडिटर ने पैसे मांगे, कंपनी ने मना कर दिया, क्रेडिटर के पास इख्तियार है, वो कोर्ट के पास चला गया कि ये देखो रिटर्न डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, हमने इनको कर्जा दिया था, इस कंपनी को, इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को, ये पैसे वापस नहीं दे रहा।
फिर कोर्ट के पास इख्तियार आता है, कोर्ट कंपनी को कहता है चलो जी इसके पैसे दो। उन्होंने कहा अगर एक डिक्री या कोर्ट का ऑर्डर या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर जिसने ये फैसला किया क्रेडिटर की फेवर में कि कंपनी इसे लाजमी पैसे दे, और कंपनी क्या करे, ऐसे ऑर्डर को और ऐसी डिक्री को अनसेटिस्फाई कर दे। अनसेटिस्फाई का मतलब इस ऑर्डर को ना फुलफिल कर सके, होल आर इन पार्ट, तो उन्होंने कहा कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। या उन्होंने कहा इफ इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर ये दो पॉइंट नहीं और कोर्ट को सेटिस्फिकेशन मिल जाती है किसी जरिए से, कोर्ट को किसी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए ड्यूरिंग हेयरिंग कि मुकदमा था उसके दौरान ही कोर्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले कि कंपनी जो है अनएबल टू पे इट्स डेट है, तो लॉ कहता है ऐसी कंपनी को हम सोचेंगे फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। इन तीनों से रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो मैसेज करें। फिर कहता है कोर्ट जब भी फैसला करेगा कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है या नहीं है, in determining whether a company is unable to pay its debt, the court shall take into account the contingent and prospective liabilities of the company. जब भी कोर्ट के पास केस जाएगा कि कंपनी जो है अनएबल टू पे इट्स डेट है, तो कोर्ट ये देखेगा क्या वाकई कंपनी अपने कर्जाजात को पे करने के लिए काबिल है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है वाकई ही कर्जा पे किया जा सकता है, कंपनी के पास एसेट्स मौजूद हैं, तो लॉ ने कहा कोर्ट को कि इनकी कंटीजेंट लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो कि अभी परमानेंट लाइबिलिटी नहीं बनी लेकिन बन जाएंगी, अकाउंटिंग पढ़ने वालों को समझ होगी कि कंटीजेंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, प्रोविजंस कौन सी होती है। तो लॉ ने कहा ऐसी कंपनी की जो कंटीजेंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो कि अभी बनी नहीं लेकिन बनने वाली है, या प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटीज हैं, तो लॉ उनको भी एक्चुअल लाइबिलिटी बना के सोचेगा कि क्या इनको भी पे करने के लिए कंपनी के पास पैसा मौजूद है या नहीं। The demand shall be deemed to have been duly given under the hand of the creditor if it is signed by an agent or legal advisor duly authorized by on its behalf. ऊपर यार डिमांड का वर्ड यूज हुआ है कि अगर एक क्रेडिटर डिमांड करता है पैसों की, तो उसको चाहिए ये डिमांड जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में जमा करवाए। नीचे उसने एक्सप्लेन किया कि डिमांड का वर्ड क्या है। डिमांड का मतलब उसने कहा जी पैसे की डिमांड है, क्रेडिटर खुद कर दे या उसका ऑथोराइज एजेंट या कोई उसका लीगल एडवाइजर, तो इसका मतलब होता है कि उसने डिमांड जमा करवाई कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट, अब क्लियर हमें हो गया कि कब एक कंपनी सोची समझी जाएगी कि ये जो है अपने कर्जाजात को पे नहीं कर सकती। अगर एक क्रेडिटर जिसने 1,20,000 कंपनी को दिया था वापस लेने आ गया, सॉरी 1,20,000 से ज़्यादा के पैसे वापस लेने आ गया, और उसकी डिमांड आपने पूरी ना की या अनसेटिस्फाई गया, अगर ऐसा क्रेडिटर कोर्ट के पास चला गया और कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि आपने इसको सेटिस्फाई करना है और आपने उसको अनसेटिस्फाई, इस ऑर्डर को अनसेटिस्फाई कर दिया इन होल आर इन पार्ट, तो ऐसी कंपनी को सोचा जाएगा कि ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है। जब भी कोर्ट डिसीजन करेगा कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, तो कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटीज जमा कंटीजेंट लाइबिलिटीज जमा प्रोविजंस को भी जमा करके टोटल लाइबिलिटीज को देखा जाएगा और इसके फंड्स को देखा जाएगा, तो फिर ये कोर्ट फैसला करेगा। यहां तक ये बयान था। Provisions as to applications for the winding up. An application to the court for winding up of a company shall be by petition presented by either. कहता है कोर्ट के पास जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी ना, वो पटिशन की सूरत में आएगी। पटिशन क्या होती है? कोर्ट को एक लीगल एप्लीकेशन देना कि हमारा मुकदमा सुना जाए। अगर कोर्ट वाइंड अप नहीं करता तो हमें पता है ना वॉलंटरी वाइंड अप भी होता है, उसका तरीकेकार बताने लगा है। ऊपर हमने जितना पढ़ा ना, ऊपर हमने पढ़ा जी कोर्ट वाइंड अप करता है। अब नीचे हम पढ़ेंगे वॉलंटरी वाइंड अप होने लगी है।
तो वॉलंटरी वाइंड अप करने के लिए उन्होंने कहा जी हमारे पास एप्लीकेशन आनी चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन किसी ऐसे सादा पेज पे ना आ जाए जैसे कोर्ट में एक पिटीशन दायर होती है, वैसे ही कहते हैं जी आप एक पिटीशन दायर करेंगे कि आप अपनी कंपनी को वाइंड अप करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप जो है ना वो एक पिटीशन की सूरत में आएगी। तो ये पिटीशन कौन दायर करेगा? कहता है ये पिटीशन एक कंपनी दायर कर सकती है। अगर कंपनी ने, हमने पहले भी पढ़ा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की कि कंपनी को कोर्ट वाइंड अप करेगा, तो फिर कंपनी कोर्ट के पास आएगी ना किसी वे से, तो कंपनी जो है वो पिटीशन दायर करेगी। या एनी क्रेडिटर आर क्रेडिटर, और हमने अभी पढ़ा है कि ऐसा क्रेडिटर जिसके पैसे 1,20,000 से ऊपर है, कंपनी नहीं पैसे देती, तो उसके पास एक ही हल है कि वो कोर्ट के पास जाए। तो वाइंडिंग अप की पिटीशन जो है वो क्रेडिटर अकेला या मिल के क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं। आर बाय एनी कंट्रीब्यूटरी आर कंट्रीब्यूटरीज, या ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी के वाइंडिंग अप में हिस्सा डालना है, वो सब बंदे, वो एक या सब बंदे कोर्ट के पास चले जाएं कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए। या बाय ऑल आर एनी ऑफ अफोरसेड पार्टीज टुगेदर या सेपरेटली। उन्होंने कहा ऊपर जो तुम्हारे उस्ताद ने 3 बंदे बता दिए ना, ये अकेले अकेले या ये सारे मिलके चले जाएं पिटीशन दायर करने, या बाय रजिस्ट्रार आर बाय द कमीशन, एससीसीपी का रजिस्ट्रार या कमीशन, एससीसीपी खुद, ये भी इनकी तरफ से भी कोर्ट को दरख्वास्त जा सकती है पिटीशन में कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए। और जहां पे एससीसीपी का सवाल है तो उन्होंने कहा बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कमीशन इन दैट बिहाफ, कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कमीशन अलाउ करेगा कि जाओ ये पिटीशन जो है इसकी हियरिंग करवाओ हमारे बिहाफ पे, कंपनी को वाइंड अप करवाना है। ठीक है, तो यहां तक उन्होंने कहा कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में, सॉरी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में ये पर्सन जो हैं आके रिक्वेस्ट दे सकते हैं बाय द वे ऑफ पिटीशन कि कोर्ट जो है इस लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ करे, इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को खत्म करे और जितने पैसे जिसके देने बनते हैं बाय द वे ऑफ लॉ उनको दिया जाए। फिर कंट्रीब्यूटरीज, ऐसे कंट्रीब्यूटरीज जिन्होंने हिस्सा डालना है वाइंडिंग अप में, उन्होंने कहा अ कंट्रीब्यूटरी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अनलेस, उन्होंने कहा ऐसे लोग जिन्होंने वाइंडिंग अप में हिस्सा डालना है वो कभी भी वाइंडिंग अप की जो पिटीशन है कोर्ट के सामने नहीं लेके आएंगे जब तक क्या हो, इधर द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड, कंट्रीब्यूटर, लेट्स सपोज एक प्राइवेट कंपनी है उसके 20 मेंबर हैं, अब उसका एक मेंबर रह गया, तो जो प्राइवेट कंपनी का एक मेंबर रह गया वो लॉ के पास चला गया कि इस जो लीगल पर्सन है ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि बाकी मेंबरान चले गए हैं। और हमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट में कि जब भी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके मेंबर बिलो देन 2 हो जाएंगे वो वाइंड अप हो जाएगी। तो कहता है ऐसा कंट्रीब्यूटरी हमारे सामने आ जाए तो वाइंडिंग अप की पिटीशन मंजूर कर ली जाएगी। या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके बिलो देन 3 मेंबर्स हो गए हैं तो इसके भी जो कंट्रीब्यूटरीज है ना वो भी पिटीशन दे सकते हैं वाइंडिंग अप की। उन्होंने ऊपर इख्तियार दिया कि कंट्रीब्यूटरीज जो है वाइंडिंग अप की पिटीशन दे सकते हैं, नीचे उन्होंने कह दिया कि कंट्रीब्यूटरीज वाइंडिंग अप की पिटीशन नहीं दे सकते, हाँ इन सूरतों में दे सकते हैं, इन सूरतों में दे सकते हैं। पहली सूरत ये कि नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो गए हैं, बाकी कंट्रीब्यूटरीज कोर्ट के पास चले गए कि जी इसको खत्म किया जाए। दूसरी प्रोविजंस ये है the share registered in his name in respect of which he is a contributor, जो शेयर इसके नाम पे रजिस्टर हुए हैं और जिनके बदले ये कंट्रीब्यूटरी डिक्लेयर हो रहा है, held by him for at least 6 months during the 80th month before the commencement of winding up। या उन्होंने कहा ऐसा कंट्रीब्यूटरी जिसको जिसको नाम पे शेयर ट्रांसफर हुए हैं या रजिस्टर हुए हैं
और कंट्रीब्यूटरी को 6 महीने अभी तक नहीं गुजरे कि उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हुए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कंट्रीब्यूटरी जो है ना, ऐसा कंट्रीब्यूटरी जिसके नाम शेयर ट्रांसफर होते हैं या उसका नाम लिखा जाता है, रजिस्टर होते हैं शेयर, और वो विद इन एटलीस्ट 6 मंथ उसको होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ होने चाहिए ऐसे काम को कि उसके नाम शेयर ट्रांसफर हुए हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18 मंथ ये काम होना चाहिए बिफोर वाइंडिंग अप। तो लॉ ने कहा ऐसा कंट्रीब्यूटरी आ जाए उसकी बात सुन ली जाएगी, लेकिन बाकी कंट्रीब्यूटरीज अगर अप्लाई करेंगे ना पिटीशन के लिए तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसके बाद कमीशन आर अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कमीशन, कि अगर एससीसीपी या कोई ऐसा पर्सन जो उसने ऑथोराइज किया है वो लॉ के पास आए कि कंपनी को वाइंड अप करना है, तो लॉ ने कहा कि कमीशन या उसका ऑथोराइज्ड पर्सन है कमीशन का, उसका भी एक तरीकेकार है, वो भी इसके थ्रू कोर्ट के पास जाएंगे तो कंपनी वाइंड अप होगी। कमीशन आर अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कमीशन इन दैट बिहाव शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन। एससीसीपी या उसका कोई नुमाइंदा, एक्ट ने कह दिया कभी भी वाइंडिंग अप की पिटीशन नहीं दायर करेगा अनलेस, जब तक एससीसीपी या उसका नुमाइंदा कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उसको ये चीजें फाइंड नहीं होती, तब तक एससीसीपी या उसका नुमाइंदा पिटीशन दायर नहीं करेगा। एससीसीपी या उसका नुमाइंदा पहले इन्वेस्टिगेट करेगा क्या कंपनी कोई फ्रॉड या अनलॉफुल पर्पस के लिए तो नहीं बनाई गई। अगर कंपनी किसी लॉ फ्रॉड या अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाई गई तो एससीसीपी या उसका नुमाइंदा फौरन कोर्ट से रजू करेगा। जुर्माने वगैरह तो हैं एससीसीपी के पास, वो ये सारी बातें इनसे अलहदा हो रही हैं। इसके बाद इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस नॉट ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम, ये कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि मेमोरेंडम में ऑथोराइज्ड नहीं है, और कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो प्रिंसिपल लाइन को अचीव करने के अलावा है, या इसके बिजनेस को ऐसे मैनेज किया जा रहा है जो कि ऑपरेसिव है टू एनी ऑफ इट्स मेंबर आर पर्सन कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, या इसके बिजनेस को ऐसे कंडक्ट किया जा रहा है जो कि इसके अपने मेंबर्स के खिलाफ है, जो कि इसके अपने मेंबर्स के फायदे में नहीं है, कंटिन्यूस लॉसेस में है, or its management has been guilty of fraud, misfeasance or other misconduct towards the company or towards its members, कि इसके जो मैनेजमेंट है, इसकी मेजर मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉड कर रही है। अगर एससीसीपी या उसके नुमाइंदे को ऐसा लगा तो लॉ कहता है ये फिर मेरे पास आ सकते हैं कोर्ट के पास। एससीसीपी और इसके मेंबर के पास इख्तियार है कि कोर्ट को पिटीशन दे कि कंपनी वाइंड अप करे, लेकिन लॉ ने कह दिया ये इख्तियार यूज करने से पहले तुम्हें सेटिस्फाई होना है, तुमने ये फैक्ट फाइंड करने हैं कि अगर इनमें से कोई एक फैक्ट है फिर कोर्ट के पास जाना, नहीं तो इसके पास इख्तियार नहीं। सच petition shall not be presented or authorized to be presented by the commission unless the company has been afforded an opportunity of making representation of being heard। उन्होंने कहा कि कमीशन ने या इसके ऑथराइज्ड पर्सन ने अगर ये फैक्ट फाइंड कर लिए तो चुप करके पिटीशन दायर नहीं कर देनी, उन्होंने कंपनी को नोटिस इशू करना है कि कंपनी की मैनेजमेंट आओ हमारी बातें सुनो और हमें ये जो शो काज नोटिस है इसका जवाब दो। कंपनी की मैनेजमेंट और इसके जो जो भी होंगे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो शोकाज नोटिस का जवाब देंगे। अगर तो सेटिस्फाई हो गया कमीशन तो यहाँ पे रुक जाएगा, अगर कमीशन इंक्वायरी में सेटिस्फाइड ना हुआ तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर देगा कि कंपनी को बाय द वे ऑफ लॉ इसको वाइंड अप कर दिया जाए। कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि यार क्रेडिटर्स हैं, जिस पर्सन से कर्जा लिया होता है, इस्लाम भी बड़ा सख्त है इसलिए हमारा कंपनीज एक्ट भी बहुत सख्त है कि कोर्ट को इन्वॉल्व करो, वो सबसे पहले इनमें से जिन जिन से पैसे लेने हैं
और जहां जहां से पैसे लेने हैं लेके पहले सबसे पहले उन पर्सन को दिया जाए जिनका कर्जा है। फिर लॉ ने कहा कि ऐसी कंपनी जिसका सर्टिफिकेट खुद कमीशन ने दिया था, जैसे कि सेक्शन नंबर 42 है, अगर ऐसी कंपनी का सर्टिफिकेट वगैरह रिवोक किया तो ये तो वहीं पे कंपनी खत्म हो जाएगी, तो इसकी जो वाइंडिंग अप है वहीं पे शुरू हो जाएगी। तो आगे होपफुली आप लोग ये 2-3 पॉइंट पढ़ लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आएगी, जो ऊपर समझाने वाला था मैंने आपको समझा दिया। Right to present winding up petition where company is being wound up voluntary are subject to the court supervision. Where the company is being wound up voluntary are subject to the supervision of court. A petition for its winding up by the court may be presented by any person or person authorized by do so. मैंने अभी आपको एक पॉइंट कहा था कि यार ये पॉइंट याद कर लेना, कंपनी ने ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास की कि हम अपनी वाइंडिंग अप करेंगे। तो मैंने कहा था यहाँ पे ये बात पॉइंट याद कर लेना, कोर्ट ऐसी कंपनी को कभी भी वाइंड अप नहीं करेगा और ना इजाजत देगा जब अगर कोर्ट को लगा कि ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्रेडिटर्स के हक में नहीं है। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब अगर एक ऐसी कंपनी जिसने वॉलंटरी खुद कोर्ट से रजू किया, पटिशन दायर कर दी कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, या कंपनी की वाइंडिंग अप कोर्ट की सुपरविजन में होगी, तो कोर्ट, लॉ ने कहा कोर्ट कभी भी ऐसी कंपनी का साथ नहीं देगा और कभी भी इसको वाइंड अप करने का ऑर्डर इशू नहीं करेगा। द कोर्ट शैल नॉट, यहाँ पे मे नॉट के वर्ड नहीं, शैल नॉट के वर्ड यूज हुए हैं, लाजमी है कोर्ट पे। द कोर्ट शैल नॉट मेक एन वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट अनलेस, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगा दैट द वॉलंटरी वाइंडिंग अप आर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द supervision of court cannot be continued with due regard to the interest of the creditor or contributory or both, or it is in the public interest to do so. कोर्ट कभी भी ऐसी कंपनी को वाइंड अप नहीं करेगा जिसकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने खुद एक रेजोल्यूशन पास की थी कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए। तो कोर्ट जो है ऐसी कंपनी को कभी भी, लॉ ने कहा कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि ऐसी कंपनी के साथ चले जब तक कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए खुद कि कंपनी जो है अगर वाइंड अप की गई तो जितने कर्जादार हैं क्या इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखो जो क्रेडिटर्स हैं ना उन्होंने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को पैसा दिया है, अगर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ हो रही है और उसके इतने एसेट्स ही नहीं है कि उस कर्जादार को पैसा मिले, तो उसको वाइंडिंग अप में से थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। तो लॉ कहता है कोर्ट के लिए लाजमी है कि वो देख ले क्या ये वाइंडिंग अप क्रेडिटर के हक में है या नहीं है, क्या ये वाइंडिंग अप कंट्रीब्यूटरीज जिन लोगों ने हिस्सा डालना है उनके हक में है या नहीं है, क्या ये वाइंडिंग अप पब्लिक के ट्रस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं कि पब्लिक जो है वो कंपनी की सर्विसेज से अटेन हो रही है लेकिन वाइंड अप करने से पब्लिक के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है। तो लॉ ने कहा ये कोर्ट जो है ना ये सारी चीजें देख लेगा। और किसी कंपनी की वाइंडिंग अप किस तारीख से स्टार्ट होगी, अगर एक कंपनी वाइंडिंग अप की स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देती है तो उस तारीख से वाइंडिंग अप शुरू हो जाती है, या कंपनी ने वाइंड अप की स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और अभी पटिशन दायर नहीं की तो किस तारीख से वाइंड अप जो है वो शुरू हो जाती है। तो लॉ ने हमें बताया कि अगर एक पटिशन जाती है ना कोर्ट के पास कि कंपनी वाइंड अप कर दी जाए बराए मेहरबानी, आप हमारी दरख्वास्त को काबिल समात करें, तो लॉ ने कहा जिस दिन वो पटिशन गई ना उसी दिन सोचा समझा जाएगा वाइंडिंग अप शुरू हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा कि अभी पटिशन जो है इन प्रोसेस है कोर्ट में और उसके ऊपर डिक्री आनी है, कोई फैसला आना है, तो अभी कंपनी वाइंड अप नहीं हुई। लॉ ने कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अगर कमेंसमेंट हो गई है वाइंडिंग अप की कैसे पता चलेगा, जैसे ही वाइंड अप की पिटीशन कोर्ट के पास पहुंचेगी लो कहता है हम सोचेंगे वाइंडिंग अप शुरू हो चुकी। आज हम यहां तक करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन में पढ़ूंगा, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको रिमूव करेंगे। तो वाइंडिंग अप बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो है
इसको आपने एग्जाम में जाने से पहले लाजमी अच्छी तरह तैयार करना है। 100,000 शो हो रहा है, 120,000 नहीं था, 100 था, तो चलो 100 एंड मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा इसको। सर परवीन लाइबिलिटी की जगह प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी शो हो रहा है। हाँ जी, वो जो प्रोस्पेक्टिव होता है ना वो परवीन ही होता है यार, परवीन फाइल लाइबिलिटी या प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी, कि ऐसी लाइबिलिटी जो कि अभी 100% लाइबिलिटी नहीं है लेकिन बन जानी है। अच्छा, फिर तलहा ने कहा सर ये 100,000 लिखा हुआ है, तो अभी मैंने बोला था 120,000 का कर्जा, तो देखते हैं यार, शायद जोशे खताबत में मैंने 1,20,000 तो नहीं बोल दिया। हाँ जी यार, सही कहा तलहा ने, ये लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 100, नॉट एक्सीडिंग 100,000 रुपी, ठीक है, 1,00,000 रुपए का कर्जा, ठीक है तलहा। सॉरी, जोशे खताबत में ना मैंने 1,20,000 कह दिया था। अच्छा जी, सर व्हाट्सएप ग्रुप में के बारे में बता दें यार। हर लेक्चर के एंड पे ना मैं ये नंबर शेयर करता हूँ, इस पर ज़रा ना रिक्वेस्ट भेजो कि हमें व्हाट्सएप में ऐड कर लिया जाए। ये मेरा नंबर है, इस पे मैसेज भेजो, व्हाट्सएप से ही भेजना, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे जो डाटा हमने स्लाइड्स का मैनेज किया है और जो व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो कैसे लॉस में जाती है कंपनी, कैसे लॉस में जाती है कंपनी के अफेयर्स बताएंगे। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइल हो रही होंगी रजिस्ट्रार को, कंपनी के अफेयर्स, अगर कंपनी लॉसेस में चलती जा रही है तो कंपनी के क्रेडिटर्स बताएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स के पास भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रही होती हैं। सर इफ द एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज and the case of section 202 subsection A applies, so what will be the case। अगर एसेट कम होना, बहुत ज्यादा एसेट कम हो लायबिलिटीज से, तो देखो वाइंडिंग अप के अलावा ना सुपरविजन भी है, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं अगर उनकी वो बनी ही थी धोखा देने के लिए, लेकिन उन कंपनीज ने पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा काम कर लिया है, अब पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और पब्लिक बेचारी मासूम है लेकिन मैनेजमेंट खराब थी, तो लॉ के पास परवीन मौजूद हैं कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही उड़ा के लॉ अपनी नज़र में कोई एडमिनिस्ट्रेशन ले आता है। और अगर एसेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो अगर क्रेडिटर्स ना माने तो कंपनी की सुपरविजन चेंज हो जाती है, फिर कंपनी को परफॉर्म करने दिया जाता है कि जब भी परफॉर्म करेगी तो कर्जा उतारने के लिए परफॉर्म करेगी, सुपरविजन में चली जाती है। ठीक है, तो लॉ ने इसीलिए इस कोर्ट को इख्तियार दिया कि यार पहले देख लेना कि क्रेडिटर्स के खिलाफ ना हो जो भी वाइंडिंग अप है। सर पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो वाइंडिंग अप नहीं होगी फिर क्या। हाँ जी नजम भाई, ऊपर मैंने पढ़ाया ना, हमारे सिलेबस में नहीं है कि जो है सुपरविजन या एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना, ना हमने अभी पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इम्पैक्ट हो रहा है तो कोर्ट जो है इसकी सुपरविजन चेंज कर दे, इसको वाइंडिंग अप में ना लिखे। ठीक है। हाउ टू न्यू मेंबर आर एडेड और रिमूव फ्रॉम कंपनी, प्लीज एक्सप्लेन। नए मेंबर कंपनी में कैसे आते हैं और पुराने मेंबर कैसे चले जाते हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम पढ़ेंगे। मैंने क्योंकि पिछली सीरीज में यार आपको बताया था कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का जन्म कैसे हुआ, अब मेरे लिए लाजमी था कि मैं तुमको जल्दी से समझा दूं, इसकी डेथ भी होती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट दोनों मैच कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया था मैंने गारंटी लिमिटेड कंपनी, और मैंने वहाँ पे भी तुम्हें बताया था इस डेफिनेशन को याद कर लो क्योंकि ये वाइंडिंग अप में बड़ी काम आएगी। तो फिर मैं जब पढ़ाता हूँ ना कि आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कैसे हुआ, ये एक्ट की शुरू की कहानियां हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ कैसे हुई ये एक्ट की बाद की कहानी, एंड की कहानियां हैं, लेकिन मैं इन दोनों को कंसेक्यूटिव पढ़ाता हूँ
ताकि समझ अच्छी लगे कि अगर एक पर्सन बाय द वे ऑफ लॉ बना है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इस आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ होगी, तो जैसे एक पर्सन की डेथ होती है और इस्लाम कहता है सबसे पहले इसके जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए, फिर जनाजा पढ़ाना। इसी तरह लॉ भी कहता है यार कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, किसी को धोखा ना दे। जब भी ये इसकी डेथ होगी, ये वाइंड अप होगा, ये खत्म होगा, तो सबसे पहले इसके क्रेडिटर्स को सिक्योर किया जाए, तो पब्लिक को सिक्योर किया जाए। अच्छा, व्हेन पब्लिक व्हेन व्हेन डीम अनपेबल टू पे इट्स डेट सी में सेकंड का पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, वहां पे चले जाते हैं। सेक्शन 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 व्हेन पब्लिक कंपनी अनपेबल टू पे इट्स डेट, ये मैं ऊपर आ गया। ये इफ इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट को सेटिस्फिकेशन मिली, कोर्ट के पास गई ना एक पिटीशन, कोर्ट के पास पिटीशन गई कि हमारा कर्जा नहीं दे रही कंपनी, तो कंपनी वहां पे मान गई हाँ जी इसका कर्जा देते हैं, आ जाए, तो हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं। अगर कोर्ट ने वहीं पे कुछ इन्वेस्टिगेशन की, अच्छा अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाओ, और कोर्ट वहां पे सेटिस्फाई हो गया कि कंपनी यार, यहाँ पे तो मान रहे हैं कंपनी की मैनेजमेंट कि कर्जा देंगे, लेकिन इनके अफेयर्स, इनके ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह कुछ और बता रहे हैं। इफ इट इज प्रूव टू द सेटिस्फिकेशन, अगर कोर्ट को तसल्ली दिला दी जाए कि कंपनी जो है अपना डेट नहीं पे कर सकती, और वो सेटिस्फाई कहाँ से होगा, अगर क्रेडिटर कोर्ट के सामने या उसका वकील कोर्ट के सामने कंपनी के अफेयर्स रख दे कि देखें जी ये मैनेजमेंट तो कह रही है कि कर्जा पे कर देंगे, लेकिन इनके ये अफेयर्स देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, लॉसेस हैं, ये कहाँ से पे करेंगे। फिर इस केस में कोर्ट क्या करेगा, उनकी एक्चुअल लायबिलिटीज और फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटीज उनको इकट्ठा कर लेगा, और फिर ये फैसला करेगा कि कंपनी जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है या नहीं है। होपफुली मैंने इसका सेकंड पॉइंट जो है क्लियर कर दिया। सर इफ एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज, फिर तो सवाबदीदा काम है, इस आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ करवाई जाएगी, इसको ख़त्म किया जाएगा, जिन जिन लोगों का कर्जा है उनको दिया जाएगा। फिर जो बाकी बचा पैसा है वो मेंबर्स में उसी देशों में तकसीम हो जाएगा जिस देशों में उनका इंटरेस्ट लगा हुआ है, जिस देशों में उनके पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, ये आगे हमने कल के इंशाल्लाह, कल की जो कल हुआ अब लेक्चर या परसों हुआ, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सरप्लस भी होता है वाइंडिंग अप में, लाजमी नहीं कि नुकसान ही होता है। तो वो सरप्लस सरप्लस हुआ तो किनको पैसा मिलना है, हाँ अगर पैसे कम होते हुए तो कहाँ से पैसा डालना। कंपनी व्हेन डीम्ड टू, ये मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। सर कंपनीज कैसे लॉस में जाती है, कैसे लॉस में जाती है शायद मैंने बता दिया ये। सेक्शन 32 B C पॉइंट क्लियर कर दे। सेक्शन, हाँ जी, ये बी और सी। बी में ये था कि इफ एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसेस इशूड ऑन अ डिक्री, अगर कोर्ट ने कहा कि ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए या ये प्रोसेस हो जाना चाहिए, एक एप्लीकेशन गई थी कि हमें कर्जा, या कोई कोई और एप्लीकेशन है जिसमें कोर्ट ने हुक्म दिया कि यार इतने पैसे पे करो, अगर आपने उस एग्जीक्यूशन को या उस प्रोसेस को, जो कि एक डिक्री डिक्री कहते कोर्ट के फैसले में अनाउंस हुआ था कि कंपनी ये पे करेगी, कंपनी ने अगर वो पे ना किया, कंपनी ने अगर वो पे ना किया, तो लॉ कहता है ऐसी कंपनी को वाइंड अप करेंगे, और ऐसी कंपनी को सोचा जाएगा कि वो जो है कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। एक कंपनी, एक एग्जीक्यूशन या डिक्री या प्रोसेस इशू हुआ था इस किसी डिक्री में या ऑर्डर में इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर, कि कोर्ट का फैसला क्रेडिटर की फेवर में आ गया था और उसमें कहा गया था कि इसको एग्जीक्यूट करें, इसको खत्म करें, और कंपनी इज रिटर्न्ड अनसेटिस्फाइड, और कंपनी ने क्या किया कि इसको रिटर्न, कंपनी इसमें
रिटर्न हो गई है अनसेटिस्फाइड, कंपनी इसको फुलफिल करने से कासिर है, फुल आर इन पार्ट। तो उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अच्छा, लेक्चर कल ऑन है टुमारो। चलें यार, ये मैं मैनेजमेंट से भी पूछ लूँगा, ग्रुप में बता दूंगा। ये पॉइंट भी हो गया। तो होपफुली आज का लेक्चर अच्छा था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो आप लोग जो है लाजमी यार इसको तैयार करना, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को अगर ये रिटर्न होता है तो लिखवा लिखवा के एक सेक्शन जो है उसको रट्टा लगवा देता हूँ। लेकिन अब ये आपका जो है पेपर जो है एमसीक्यूज है, सुन लेंगे तो अफाका हो जाएगा। लेकिन यार इसमें से 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी रखना लाजमी, क्योंकि पिछली बार भी जो है ना 7 नंबर का आया। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा कि डेटाबेस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है। और याद रखना यार, हाँ 100,000 है, 1 लाख रुपया है कायनात। और याद रखना, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा बैक बनवा लेती है ना एग्जामिनेशन के लिए, तो वो जल्दी चेंज नहीं होता। तो जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि ये प्रीवियस अटैम्प्ट में या पुराने पूछे जा चुके हैं, उनको ज़्यादा फोकस किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
आंसर है।